है। एक से एक बढ़ के व्याख्यान प्रस्तुति लगातार हो रही है और हम लोग न सिर्फ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं बल्कि उसे पूरी तरह से एंजॉय भी कर रहे हैं। फिल्म विषय हो और उसमें रस ना हो तो फिर उस पर चर्चा ही बेकार है। तो इस सत्र में आइए हम एक लघु फिल्म आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और बिल्कुल एक नए निर्देशक से आपको मिलवा रहे हैं जिनके भीतर भविष्य के एक बड़े फिल्मकार का बीज छुपा हुआ है। और आज के हमारे जो ये लेखक निर्देशक और गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर अकबर रिजवी। दरभंगा बिहार से ताल्लुकात रखने वाले डॉक्टर अकबर रिजवी ने दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से तुलनात्मक साहित्य में पीएचडी की है। साथ ही उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग में डिप्लोमा भी की है। रिजवी साहब ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 6 वर्षों से अधिक समय तक सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम किया है। वर्तमान में आप संगीत नाटक अकादमी में कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर रिजवी की कहानी, कविताएं आदि रचनाएं प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। यूट्यूब पर इनका कहानी डिपो के नाम से एक चैनल है जिसमें ये नई नई कहानियों को एक्सपेरिमेंट करते हुए प्रस्तुत करते हैं। आप उससे भी जुड़ सकते हैं। डॉक्टर रिजवी ने कई रेडियो सीरीज के लिए भी स्क्रिप्ट राइटिंग की है और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में भी कुछ दिनों के लिए काम किया है आपने। आज हम जिस लघु फिल्म नकाब का अभी प्रदर्शन करने जा रहे हैं, डॉक्टर रिजवी उसके लेखक और निर्देशक हैं। मुझे लगता है कि लघु फिल्म बिल्कुल लघु कथा की तरह होती है जो अचानक दर्शक को झकझोर कर रख देती है। जैसे कभी बिहारी के दोहे के लिए कहा गया था कि सतसैया के दोहरे अरुनावक को तीर, देखन में छोटो लगो घाव करे गंभीर। तो लघु फिल्म मुझे लगता है कि सोशल जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है उसमें एक बिल्कुल नई विधा है और कई फिल्म अब जो फेस्टिवल हो रहे हैं उसमें लघु फिल्म को भी शामिल किया जा रहा है। हम जिस फिल्म नकाब को आज दिखा रहे हैं इसे भी कई फिल्म फेस्टिवल में सराहना मिल चुकी है। अकबर की ये पहली फिल्म है। महज 19 से 20 मिनट में लेखक और निर्देशक को जो कहना है उन्होंने वो मैसेज दे दिया है। तो आइए सबसे पहले हम इस फिल्म को देखते हैं और फिर अकबर से बातचीत करेंगे और आपके जो भी प्रश्न होंगे उस पर उनसे उनका जवाब लेंगे। तो आइए हम फिल्म देखते हैं, लघु फिल्म नकाब। Good morning. Good morning. Ready. पढ़ना तो पड़ेगा ना। नहीं, हाँ ब्रेक लग रहा है। कितना हंसी की जरूरत है, कोई बात ही नहीं। मैं सोच तो रहा था कि आप लोगों को डायनामिक्स पढ़ाऊं, बट आप लोगों को देख के लगता नहीं आप लोग का इंटरेस्ट डायनामिक्स में है। तो क्या आप लोगों के
सिस्टम में भी चेंज की जरूरत है। तो ये चेंज लाया कैसे जाए? सर क्यों ना शेरो शायरी हो जाए? शेरो शायरी, भाई ये अच्छा आइडिया है, शेरो शायरी। साइंस नहीं तो साहित्य ही सही। हाँ? बट सुनाएगा कौन? तुम सर रिजवान साहब अच्छा सुना। हाँ। अरे मम्मी पापा के प्रेशर ने एक अच्छे खासे अदीब को साइंटिस्ट बनाने की राह पर लापटका है। आइए अदब साहब, आइए। अरे आइए आइए, सुनाइए। अरे सुनाओ। सर दोस्तों का इतना इसरार है तो मैंने एक नज्म लिखी है, वाह, वो पेश करता हूँ। जरूर सुनाइए। सर ये यहाँ रख सकते हैं? हाँ। अरे सुनाइए। जी सर। तुम अपनी इस हिजाबाना खुदी की गुमशुदा कोह से जरा सी देर को जाना, खुद को आजाद कर दो ना। क्या बात। और तुम अपनी इस हिजाबाना खुदी की गुमशुदा कोह से जरा सी देर को जाना, खुद को आजाद कर दो ना। जरा सोचो कि क्या तुम हो रंगो रौनक से सजी एक कांच की गुड़िया जो पर्दों में ढकी जाओ। जरा सोचो कि क्या तुम हो रंगो रौनक से सजी एक कांच की गुड़िया जो पर्दों में ढकी जाओ, या कि हो तुम कोई जख्मी परिंदा जो हिफाजत की बिना पर कैद की जाओ। क्या बात। सुनो इस सारी लायानी कहानी को भुला दो तुम। सुनो इस सारी लायानी कहानी को भुला दो तुम। तहफ्फुज की रिवायत को, रिवाजों की हिदायत को किसी तह में छिपा दो तुम। जरा समझो मेरे साथी कि जिस पाकीज़गी की तुम दुहाई देती जाती हो, वो बस पर्दे की कैदे तो नहीं है। क्या बात। असल पाकीज़गी आजादियों में है। असल पाकीज़गी आजादियों में है, वो आजादी जो जहनों को मजीद आजाद करती है, वो आजादी जो दुनिया को शादो आबाद करती है। बहुत मुकर्रर। असल पाकीज़गी आजादियों में है, वो आजादी जो दुनिया को शादो आबाद करती है। सो इन पर्दों की बाहर की हवा में सांस लेकर तुम फकत एक बार देखो ना। भुलाकर बंदिशे रस्मों की कैदों से निकलकर तुम सफेद आजाद बारिश में सुनो एक बार भीगो ना। फिर इसके बाद जो चाहो वही तुम फैसला करना। फिर इसके बाद जो चाहो वही तुम फैसला करना। भले पर्दे में ही रहना, रिवायत को रजा कहना, मगर एक बार जाने जहां रिवाजों से परे दिल की सदा को सुन के देखो ना। मगर एक बार जाने जहां रिवाजों से परे दिल की सदा को सुन के देखो ना। निगल कर स्याह रातों को सुनहरी सुबह का सपना जरा तुम बुन के देखो ना। वाह, ये तो कमाल का डायनामिक्स। पर ये तो नज्म है। अरे ये भी डायनामिक्स ही है। ये जिंदगी का डायनामिक्स। खुद को आजाद करके देखो ना। यहाँ भी तो चेंज विद इन सिस्टम को स्टिमुलेट करने की बात हो रही है ना। और जब ये चेंज की बात होती है तो फोर्स विद इन फोर्स में मूवमेंट। सर मैं भी एक नज्म पढ़ना चाहती हूँ। तो आपकी दिलचस्पी भी अदब में है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आपका नाम ही अदीबा है।
सर पर इनकी दिलचस्पी तो नज्म में है। देखिए, मैं साइंस का टीचर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उर्दू मुझे आती नहीं है। अदब का मतलब लिटरेचर ही होता है। यूं अदब एक नाम भी है। अच्छा ठीक है, चलिए जो सुनाना है सुनाइए। नहीं नहीं, बस वहीं से वहीं खड़े खड़े सुनाइए आप, प्लीज। मैं मेरे हिजाबाना वजूद में रोशनी की तमाम कहकशाएं उबलती देखती हूँ। और यहाँ एहसासात के इस दौर में मैं मेरी पुरहया ज़ात पर बेशुमार पाकीज़ा शुआएं उतरती देखती हूँ। मैं महसूस करती हूँ मेरे गिर्द एक नर्म हिसार जो मेरे रिदा के पसे पर्दा मुझे तहफ़्फ़ुज़ बख्शता है, जो बचाता है मुझे पुरहविस निगाहों से, जो फ़कत जिस्म नहीं मेरी रूह को भी आराइश बख्शता है। इन तमाम हिफ्ज़ो अमान के एहसासात के दरमियान मुझे हैरान करता है ये सुनना कि पर्दा कैद है, पसमानदगी है। मुझे दुख देता है ये सुनना कि पर्दे ने मेरी परवाज अपनी कलाइयों में बांध रखी है। मैं इन दुखों और हैरानियों के पार जाना चाहती हूँ और इस तरह मैं मिस्मार कर देना चाहती हूँ हर झूठी तशरीह। मैं सच का फन आजमाना चाहती हूँ और इस तरह मैं जाहिर कर देना चाहती हूँ सारी दुनिया पर कि मेरा पर्दा मेरी मर्जी है, मेरा जेवर है, मेरी तरबियत का हिस्सा है। मेरा पर्दा कोई कैद या जंजीर नहीं, मेरी शख्सियत का हिस्सा है। मैं मेरी तरबियत पे नाज़ा हूँ, मैं मेरी शख्सियत पे नाज़ा हूँ। अरे आप लोग तालियां बजाइए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत खूब अदीबा, बहुत खूब। आप तो बहुत ही हसास किस्म की शायरा हैं। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो अब बताइए अदब साहब, आपके चेंज विद इन सिस्टम की कोशिश को तो बहुत ही शानदार तरीके से अदीबा साहिबा ने विफल कर दिया। सर इसमें नया क्या है सर? ये तो हमेशा से होता रहा है। न्यूटन्स लॉ, हर एक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है और रिएक्शन इस बात की तस्दीक करता है कि चेंज की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ठीक है, हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं निकलता हूँ, आप कोशिश करते रहिए। शुक्रिया सर। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दीपा, नाराज हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। तुम्हारी अंदाज और आवाज से झलक रहा है। अदब, काम की बात करो। तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने तो सिर्फ नज्म पढ़ी थी। सिर्फ नज्म पढ़ी थी तुमने? हाँ, सिर्फ नज्म पढ़ी थी। उस समय तो मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी ऐसा नहीं था कि तुम बुरा मान जाओगे। बाय द वे, तुम्हारी नज्म अच्छी थी, तुमने पढ़ा भी बहुत अच्छा। काश कि मैं भी तुम्हारी नज्म के बारे में कुछ कह पाती। अदब, कहने की क्या जरूरत, बात दिल तक पहुंचनी चाहिए। ओ हेलो, बात दिल तक पहुंचने लायक होनी भी चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है। मेरे जहन को एक बात परेशान कर रही है कि तुम मेरे नज्म को लेकर इतनी पर्सनल क्यों होती हो? क्योंकि तुमने नज्म की आड़ में मुझ पर अटैक किया। अदब, नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सोचा भले ना हो, पूरी क्लास की राय मुझसे जुदा नहीं है। अदब, अच्छा छोड़ो, मैंने क्या गलत कहा?
बिल्कुल गलत कहा है तुमने, सरासर गलत कहा है तुमने। ठीक है, आप कह रही हैं तो सही कह रही होंगी। खैर, एक बार ठंडे दिलो दिमाग से मेरे नज़्म पर गौर कीजिएगा। और कुछ नहीं, खुदा हाफिज। कश्मकश मुसलसल हर लम्हा बेकरारी, एक कश्मकश मुसलसल हर लम्हा बेकरारी, एक नीम नम कसक को दरिया की इंतजारी, एक नीम नम कसक को दरिया की इंतजारी, एक कश्मकश मुसलसल। शहर पर बेचैनियों की रह पर लेकर के जा रही है आँखों को अश्क बारी, एक कश्मकश मुसलसल। अदीबा, ये क्या? आजकल मुझे तुम्हारे रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अम्मी ऐसा क्या किया मैंने? अब और बचा क्या है? घर की इज्जत यूं सड़कों पर बेपर्दा हो रही है और तुम कह रही हो कि मैंने किया क्या है? अम्मी मैंने सिर्फ हिजाब उतारा है, कपड़े पहनना नहीं छोड़ा। अच्छा तो क्या ये बेपर्दगी नहीं है? मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तुम्हारे अब्बू, बुरा हाल हो रहा है उनका। अम्मी मैं क्या करूं बताइए? हिजाब लगाती हूँ तो दोस्त तरह तरह की बातें करते हैं
उतारू तो मोहल्ले वाले तो बातें तुम दोस्तों की बातों को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? अम्मी आप मोहल्ले वालों की बातों को इतना सीरियसली क्यों लेती हैं? ये इसीलिए पढ़ाया लिखाया है तुम्हें? तुम माँ बाप के मुंह लगो। जब गूंगी बहरी बनाना था तो पढ़ाने लिखाने की जरूरत क्या थी? ठीक है, आज से आपका कॉलेज जाना बंद। बहुत देर हो चुकी अम्मी, मैं बालिग हूँ, अपने फैसले खुद ले सकती। अच्छा, तुम्हारे अब्बू ना तुम्हारी जान ले लेंगे। फिर तो बेवकूफ नहीं है अम्मी, सजा होगी, बदनामी होगी, सो अलग। या अल्लाह, वहशत नजर को ऐसे दीवाना कर रही है, जैसे कि चढ़ के उतरे किसी ख्वाब की खुमारी, एक कश्म मुसलसल हर लम्हा बेकरारी, एक नीम नम कसक को दरिया की इंतजारी, एक कश्म मुसलसल, एक कश्म मुसलसल, एक कश्म मुसलसल। तो अभी आपने देखी ये शॉर्ट फिल्म नकाब, एक उतरता है तो कई उतरने लगते हैं। अभी अगर हम ऑफलाइन होते तो तालियों की गूंज से अकबर जी का शुक्रिया अदा करते, उनकी हौसला अफजाई करते। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फिर भी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया आ रही है और अभी और भी आएगी। क्योंकि इसे हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसे दिखाया है तो थोड़ी सी तकनीकी बीच में गड़बड़ी आई जो हमारे तरफ से थी, वो मैं पहले ही बता दूं कि वो फिल्म के तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अकबर रिजवी साहब को कि सबसे पहले तो उनको धन्यवाद, शुक्रिया कि वे हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं अकबर जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप पत्रकारिता में थे, लेखन में थे, तो अचानक फिल्म में ये क्यों क्या सूझी कि फिल्म बनाएंगे? और जब फिल्म की तरफ सूझी तो जाहिर है कि आपके जैसे लोग या हमारे जैसे लोग जिसका बैकग्राउंड कोई किसी खानदानी फिल्मी का बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसे में कैसे आपके मन में आया कि नहीं कुछ सपना है और बड़ी शुरुआत नहीं तो छोटी शुरुआत ही सही हम करें? तो एक तो ये बताइए और फिर मैं आगे जो इस फिल्म के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। श्रीधरम जी को नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद। खासतौर से ज्ञान जोशी सर का नमस्कार कि उन्होंने ये मौका दिया। दरअसल बात ये है कि जब मैं घर से निकला था, ये सन 99 की बात, तब मैं हिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर रहा था।
और वहां से जो मेरा दिल्ली आना था, तो मकसद हमारा डायरेक्शन में जाना था, फिल्म डायरेक्शन में। लेकिन जैसा कि आपने बताया, हमारा कोई बैकग्राउंड पहले से, मतलब हम कोई एक लेगेसी लेके नहीं आ रहे थे इस दुनिया से, और एक छोटा सा शहर था। तो हमें तो शुरुआती दौर में पता ही नहीं था कि बेसिकली फिल्म की जो पढ़ाई है वो कहाँ होगी, और जो चीज मैं करना चाहता हूँ उसको करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा। तो वो जब हम दिल्ली आए तब हमें पता चला कि दिल्ली में ऐसी कोई संस्था है नहीं, और जो संस्था थी वो मतलब जिस तरह का अप्रोच फिल्म डायरेक्शन के लिए चाहिए, उस तरह की अप्रोच या प्रोफेशनल इसमें एक मास कॉम रिसर्च सेंटर जामिया का दिखता था। हालांकि वहां पर भी एक अलग किस्म का पूरा जो अकादमिक ये था वो था। और दूसरी चीज की मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड मैनर में आया नहीं था। दिक्कत बस हमारे साथ इतनी सी थी कि हमको इस फिल्म में आना था। खैर, उसके बाद जब हम यहाँ आए तो फिर हमारा साहित्य से राब्ता हुआ, और फिर उसके बाद जब साहित्य से जुड़े उसके कुछ दिनों के बाद मीडिया से राब्ता बना, और फिर हम मीडिया में गए। तो कुल मिला के जो फिल्म लाइन में जाने की बात है, तो ये किसी अचानक से आया हुआ कोई ख्याल नहीं था, बल्कि मैं जब घर से निकला था तो जो पहला और वाहिद मकसद था वो फिल्म डायरेक्शन में ही जाना था। हाँ, ये कहिए कि फिल्म की तरफ मुड़ने से पहले बीच में ढेर सारे पड़ाव आए, और जहाँ पे हमें रुकना पड़ा कहिए, या फिर वक्त का दबाव था, या फिर ये प्रोसेस मेरे लिए यही तय था। हालांकि मुझे लगता है कि इन जो तमाम बीच में जो जितने भी पड़ाव आए और जहां जहां से मैं गुजरा, चाहे वो साहित्य हो, मीडिया हो, या रामोजी फिल्म सिटी जाना हो, इवन संगीत नाटक अकादमी आना हो, तो इन सभी को अगर एक अनुक्रम में देखें तो ये मुझे लगता है कि वो मेरे यहाँ तक आने का वो प्रिपरेशन का एक प्रोसेस था। और उस प्रोसेस से गुजरते हुए मैं अपने को धीरे धीरे मैच्योर करता हुआ और अपनी टीम को मजबूत करता हुआ, बनाता हुआ यहाँ तक आया। क्योंकि फिल्म में मेकिंग जो है वो कोई इंडिविजुअल अफोर्ड का मसला नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं करता, और ना ये एक या 2 दिन का मसला होता है। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो इतना लंबा होता है कि उसमें पहली चीज तो हिम्मत की जरूरत होती है, कि आपको बहुत ज्यादा हिम्मत से काम लेना होता है, आपको धैर्य रखना होता है, आपको अपनी टीम को मजबूत करना होता है। और चूंकि जब आपके पास प्रॉपर संसाधन ना हो, और एक आप किसी पहले से आपका कुछ बना बनाया ना हो, तो वैसी स्थिति में आपको अपनी टीम बनाने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस बात से कि इस छोटी सी फिल्म में हमने लगभग पूरे भारत का नेतृत्व किया है। इस छोटी सी फिल्म में, इस फिल्म का डायरेक्टर बिहार से है, इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है वो यूपी से है, इस फिल्म में जिसने मुझे असिस्ट किया वो असम से है, जिसने फिल्म को एडिट किया है वो महाराष्ट्र से है, जिसने फिल्म में म्यूजिक दिया है वो मध्य प्रदेश से है, तो वो पूरा का पूरा जिसने ऑडियो रिकॉर्डिंग की है वो हिमाचल प्रदेश से है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो चीजें रही वो मेरे ख्याल से ये जरूरी थी। शायद ये जो बीच का जो अंतराल था वो मेरे लिए बेहद जरूरी थी, ताकि मैं चीजों को उस तरीके से श्रृंखलाबद्ध कर सकूं और अपने इस मकसद को ये कर सकूं। और मुझे लगता है कि सफर की अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पहला कदम है। ठीक से अभी बहुत सारी चीजों को जुड़ना है, बहुत सारी चीजों को होना है। हाँ, ये है कि जी बताएं। आपने आपके दिमाग में तो और भी विषय होंगे। हाँ, अभी हम लोग एक वेब सीरीज पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ मतलब हमारा मानना है, और हमारी यूनिट के भी ज्यादातर जो लोग हैं उनका भी मानना है कि जो चीजें हम लोग देखते हैं
और जिन चीजों को हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते या कहते कि देखो इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट है या इसकी जो कहानी है वो ठीक नहीं है, इसका ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, इस कहानी के फ्रेम जो है वो किसी पर्टिकुलर फिल्म की के फ्रेम्स जो है वो नकल किए गए हैं, या कोई पर्टिकुलर एंगल है जो बहुत ज्यादा स्टीरियो टाइप्ड है, या फिर इवन एडिटिंग टेबल पे जो एक पर्टिकुलर फ्रेम जो ट्रेडिशनल फ्रेम है जिसमें तमाम चीजें जो है वो एकदम सलीके से आनी चाहिए, हेड स्पेस प्रॉपर होना चाहिए, डेप्थ प्रॉपर होना चाहिए। तो हमारा मानना है कि जिंदगी में जब तमाम चीजें सुचारू और सहज नहीं होती कि जहाँ पे आप तमाम चीजों को नाप के और उसके बाद उसको बरत सके, तो फिल्मों में ऐसा क्यों? आपने इसमें गौर किया होगा कि हमने कई जगह पे फ्रेम को तोड़ा है, हेड स्पेस जैसा में आपको बदलाव दिखेगा और भी कई चीजों में बदलाव दिखेगा। तो वो अनगढ़ता नहीं है, एक्चुअली वो हमारी मतलब हमारा नजरिया है कि जिंदगी अगर एकदम से सहज और बहुत ज्यादा सुविचारित ढंग से और संरचित ढंग से नहीं है, तो अगर उस जिंदगी से जुड़ी हुई जो कलाएं हैं, अगर उसमें तमाम चीजें बिल्कुल क्लासिकी अंदाज में आ रही है, मतलब कि वो नकली है। अच्छा, इस फिल्म में आपने शुरू में कुछ संवाद रखे हैं, उसके बाद जो भी बातें कहनी है, बहुत सारी बातें, उसको आपने एक गीत में प्रतीकात्मक ढंग से रख दिया। बीच में कुछ महज डायलॉग हैं, चंद डायलॉग हैं। तो इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? हो सकता है कि 10 मिनट और बढ़ जाता, फिल्म बढ़ जाती, उसका जो है समय बढ़ जाता, तो लेकिन आपने ऐसा क्या सोच के रखा? बात बढ़ जाती जैसी नहीं थी स्क्रिप्ट, बल्कि क्या कि स्क्रिप्ट का जो जिस स्क्रिप्ट पे ये फिल्म बनी है उसका जो इनिशियल स्क्रिप्ट था वो 2015 की स्क्रिप्ट थी वो, और उस पे लगातार हम लोग काम कर रहे थे। और बार बार हमारे जहन में जो एक चीज थी कि वो वसीम बरेलवी का एक शेर है ना कि बात का अगर बात कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मुझे बार बार लग रहा था कि चीजें हो रही हैं और जो हो रही हैं उसको हम सब देख रहे हैं, और ऑफ कोर्स जो हम देख रहे हैं वही दूसरे लोग भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो कहने का अगर उसी अंदाज में और उसी तरीके से अगर बात कही जाए तो फिर कहने का मतलब क्या है, एक। और दूसरी चीज ये थी कि मेरा जो मुकम्मल यकीन है वो बदलाव में है, और ये मेरा मानना है कि बदलाव जो है वो हमारे अपने अंदर से उसकी आवाज आती है बदलाव की। वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में या एक्सटर्नल फोर्स के दबाव में कोई बदलाव जैसी चीज होती है इंसान के अंदर या समाज के अंदर, ये मुझे नहीं लगता। तो मेरी पहली कोशिश ये थी कि फिल्म की जो कहानी है वो अपने क्लाइमेक्स पे अपने नेचुरल वे में पहुंचे। इसीलिए इसमें अदीबा के वालिद का जिक्र आया, लेकिन अदीबा के वालिद नहीं है। समाज के लोगों का जिक्र आया, लेकिन समाज के लोग नहीं। तो उसका जो असली मसला था वो ये था कि औरत पर औरत के माध्यम से दबाव की जो स्ट्रेटेजी है वो आजकल की नहीं है। अब पापा को अगर कोई बात कहनी है तो वो मम्मी के माध्यम से कही जा रही है, समाज की कोई बात कहनी है मम्मी के माध्यम से कही जा रही है। यानी सेपरेशन का जो प्रोसेस है, बेसिकली ये जो वीमेन डिस्कोर्स में हम अक्सर कहते हैं कि भी औरतों का काम, औरतों की जो लड़ाई है वो औरतें लड़े, और कई बार पुरुष जो है वो एकदम से निर्दोष की मुद्रा में खड़ा होके कहता है कि भाई हमने क्या किया है, ये उनका मानना है, ये उनका सोचना है, ये उनको अच्छा लगता है, ये उनकी पसंद है, हमने अपनी तरफ से तो कभी किसी पे कोई फोर्स नहीं किया। तो आप हमको कैसे मुजरिम ठहरा सकते हैं अगर मेरी बेटी या मेरी बहू या मेरी वाइफ जो है अगर वो पर्दे में, घूंघट में, नकाब में, ये नकाब तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हमारे यहाँ घूंघट और तमाम तरह की प्रथाएं हैं और सभी में जस्टिफिकेशन हम परंपरा की आड़ में देते हैं, हम उसको चलता आ रहा है। और दूसरी चीज की ये औरतों का मामला है, औरतें उसको टैकल कर रही हैं, औरतों को वो पसंद है, तो पुरुषों को बोलने की क्या जरूरत है।
तो बेसिकली हमारा जो मोटिव था कि मैं ये दिखाऊं कि आखिर जो औरत का मामला है वो औरत का क्या वाकई मामला है, या ऐसा तो नहीं है कि उसको हमने उसके अंदर डॉगमा की तरह एक तरह से इस तरह से इम्प्रिंट कर दिया है कि जो चीजें उसके सेपरेशन की प्रतीक हैं, उन चीजों को उनकी आइडेंटिटी से जोड़ दिया गया है। तो चीजें अगर मैं सामान्य संवाद में कहता तो कड़वाहट आने की संभावना थी, और मैं नहीं चाहता था कि जो चीज मैं कहने जा रहा हूँ उसकी गंभीरता कड़वाहट और एक ड्रामेटिक जो इफेक्ट है उनसे धूमिल हो। तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा सलीका जो है कहने का बात, कि बात में वजन भी हो, बात में पैनापन भी हो, और बात कही जाए तो सुनने वाले को बहुत ज्यादा मतलब अटैक्ड फील भी नहीं हो। तो ये जो तमाम चीजें थी, तो उसके बाद मेरे जहन में आया कि क्यों ना इसको हम नज्म की सूरत में अगर कहें तो एक डिफरेंट वे ऑफ किया जाएगा। और वैसे हमारे यहाँ परंपरा रही है, वो रंगमंच की परंपरा तो बहुत पुरानी है। इवन फिल्मों की जो शुरुआत हुई थी तो पारसी थिएटर से हुई। तो पारसी थिएटर कहिए या नौटंकी, ये जितने भी आर्ट फॉर्म्स रहे हैं हमारे यहाँ, तो उन सभी के जो संवाद अदायगी का जो अंदाज रहा है वो तो शायराना ही रहा है, बहर में रहे हैं और तमाम तरह के ये रहे। तो मुझे ये चीज ज्यादा ये लगी कि इसमें हार्शनेस नहीं आ पाएगा, और एक मुलायमियत होगी, और बात जिसको पहुंचानी है उसके अंदर तक जाएगी। और मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत हद तक, पूरी तरह तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत हद तक कामयाब रहा, इसलिए कि चीजें उस तरह से आई, और रिएक्शन जो है, इसीलिए आपको हमारे फिल्म में रिएक्शन जो है वो अननेचुरल नहीं दिखेगा। बिल्कुल। तो ये आपकी फिल्म बनते बनते जो है बीच में कोरोना का आगमन हुआ, तो क्या अभी कुछ प्रदर्शन इसका हुआ है? हाँ, अभी एक फिल्म फेस्टिवल में फिल्म गई थी, तो वहां पे स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड भी इस फिल्म को मिला, और उन लोगों ने सराहा भी। बहुत लोगों ने ये किया कि फिल्म जो है वो अपने एक पर्टिकुलर इसको लेके, हालांकि उनकी हमारे क्राफ्ट को लेके आपत्ति थी थोड़ी सी, कि हमने फ्रेम को बरतने में बहुत लापरवाही बरती। हालांकि वो लापरवाही का मामला नहीं, हमारा प्लान्ड फ्रेम था जिसमें क्योंकि चीजें जितनी सहज और सुचारू दिखती हैं, एक्चुअली वो नकली होती हैं। जैसे जो भी व्यवस्था है, जो भी परंपरा है, जिसको हम सामान्य और सहज मान के जी रहे होते हैं, वो प्रथा या परंपरा सहज या सामान्य नहीं होती है। तो जो फ्रेम हमारे सामने होता है वो फ्रेम भी सहज और सामान्य नहीं होता है। अगर सहज और सामान्य कोई भी चीज दिखती है तो इसका मतलब कि उस पर किसी न किसी चीज का मुलम्मा चढ़ा है। तो मैं अपने दर्शकों को इस मुगालते में नहीं रखना चाहता था, इसलिए तोड़ा था। तो खैर, ये तो दूसरी चीज हो गई। हाँ, ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ी फिल्म के को लेके जो हमारी प्लानिंग थी उसमें बहुत सारे बदलाव लाने पड़े। 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, और फिल्म तैयार होने के बाद इस इंतजार में रही कि जब हालात साजगार हों और चीजें होने लगे तो फिर इसकी स्क्रीनिंग वगैरह ढंग से की जाए। अभी देखिए, अभी फिर प्लान कर रहे थे और अभी फिर से कोरोना का ये बढ़ता हुआ सा लग रहा है, तो देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये विधा तो नई विधा है, तो ये शॉर्ट फिल्म विधा के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि हम लोग अभी 3 दिन से फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं और आगे भी अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। तो शॉर्ट फिल्म विधा का अतीत, वर्तमान और भविष्य, एक विधा के रूप में और एक कंटेंट के रूप में, तो इस पर थोड़ा प्रकाश करें। शॉर्ट फिल्म की जहां तक बात है, ये विधा के रूप में नई नहीं है। अगर आप याद करें तो पता चलेगा कि जो पहली फिल्म बनी थी वो शॉर्ट फिल्म थी, और एक लंबा अरसा जो है, इवन चार्ली चैपलिन की जो फिल्में हैं तो ज्यादातर शॉर्ट फिल्में ही हैं। बाद में जैसे जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट होता रहा, और फिर उसके बाद सेलुलाइट पे पूरी कहानी कहने की परंपरा शुरू हुई, जो हमारे यहाँ फिर आई, और हमने कई फिल्में दी। और हमारे यहाँ जो शुरुआत हुई थी तो फिर धार्मिक फिल्मों से शुरुआत हुई उसकी। लेकिन
अभी 2016 की बात है, ये पांडिचेरी यूनिवर्सिटी ने एक सेमिनार करवाया था, वो फिल्म और सोशल स्पेसेस आपका भी विषय है, इसे मिलता जुलता था। वो दलित या समाज के दूसरे जो तबके हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं आते, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो फिल्म में कैसे हो और उनकी बातें कैसे कही जाए, रखी जाए। क्योंकि ये एक आम मुहावरा है आलोचना जगत में कि हिरणों का इतिहास जो है वो अगर शिकारी लिखेगा तो उसमें हिरणों के साथ न्याय नहीं हो सकता। तो वहाँ पे एक 2-3 बातें जो मेरे, वहाँ पे मैं भी था वक्ता के तौर पे, तो वहाँ पे नागराज मंजुले से हमारी बातचीत हो रही थी डिस्कोर्स के बाद। तो हमने ये बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि फिल्में बन नहीं रही हैं जिसमें डिप्राइव्ड सेक्शन जो है उसका उसको स्पेस नहीं दिया जा रहा है, बल्कि और उसके हमने कई उदाहरण भी दिए थे। श्याम बेनेगल की फिल्में थी, इवन आपके ये जो रावण मणिरत्नम की मूवी। तो दिक्कत ये थी कि फिल्में तो बन रही हैं, लेकिन उसको जो वितरक हैं या जो फिल्म इंडस्ट्री का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें वो स्पेस उनके लिए नहीं है जहां से उसकी मार्केटिंग हो सके या उस फिल्म के प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो इस पे नागराज मंजुले ने कहा था कि देखिए बाजार में है तो बाजार के ढंग ढब को समझना पड़ेगा और उसके आधार पर आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, वहां पे कि आप अगर तो बाजार को एक मसाला चाहिए तो वो मसाला आप उसमें ये कीजिए और फिर देखिए फिल्में चलती हैं। हालांकि नागराज मंजुले की इस बात से मैं सहमत नहीं था, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई थी इन्होंने, श्याम बेनेगल ने, लेकिन वो फिल्म उनको कोलकाता में एक थिएटर को किराए पे लेके उस पे सिर्फ 4 शो वो करवा पाए और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से वो फिल्म बनी थी। और मैं नाम भूल रहा हूँ, वो अभी एनजीओ चलाते हैं, IAS ऑफिसर थे वो। उनकी कहानी, उन्होंने वहाँ मध्य प्रदेश में एक दलित को मंदिर में घुसने के कारण जो मारा गया था और उन्हें मूत्र वगैरह पिलाया गया था, तो उससे जुड़ी हुई कहानी पे वहाँ पे 2 लेयर में कहानी थी कि किस तरह से उन्होंने उसमें फिल्म इंडस्ट्री को भी नहीं छोड़ा था कायदे से। फिल्म इंडस्ट्री में भी जो कास्ट और क्लास का जो मसला है, उन तमाम चीजों को भी उसमें उठाया गया था। लेकिन प्रसारण मंत्रालय में वो फिल्म आज तक पड़ी है। कहाँ पड़ी है? प्रसारण मंत्रालय ने अपनी तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं ली। एक बार दूरदर्शन पे उस फिल्म का प्रसारण हुआ था, उसके बाद से फिल्म लापता। आप CD लेने जाएंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। खैर, तो शॉर्ट फिल्म जो है बेसिकली वो जो गैप है ना, मेन स्ट्रीम और 2 तरह की फिल्में बनती है बॉलीवुड शैली में अगर देखें तो एक तो ऐसी हैं जो एकदम देखने लायक ही नहीं है, दूसरी वो है जिसमें मसाला ढिसुम ढसाम जैसी चीजें हैं। कंटेंट जो है आइडिया पे वहां काम करते तो हैं, लेकिन कहानी का जो ट्रीटमेंट हो, उसमें जो डेप्थ आना चाहिए, एक नजरिया जो इनबिल्ट हो, वो चीजें नहीं आ पाती। तो इस चीज को भरने के लिए 8 फिल्मों का एक पर्टिकुलर सरणी है, लेकिन 8 फिल्मों को भी बनाने में खर्च तो पड़ता है, और उतना पैसा लगाने के बाद अगर 8 फिल्में सिनेमा हॉल तक ना पहुंचे या उसको दर्शकों का वैसा रिस्पांस ना मिले जो रिस्पांस मिलना चाहिए, तो फिर जो प्रोड्यूसर है उसकी भी हिम्मत कम होती है, डायरेक्टर है उसकी भी हिम्मत कम होती है। तो उसमें आप इसको शॉर्ट फिल्म को एक गुरिल्ला वार की तरह देख सकते हैं। ये बीच में आती है कम लागत से, कम संसाधन से, और एक वो बात जिस बात को दोनों जो मेन स्ट्रीम है वो बिल्कुल इग्नोर करके चलता है, उस बात को वो रखती है। और इसमें वो कोई शो ऑफ के नजरिए से नहीं रखती है, वो बदलाव के नजरिए से रखती है, वो यथार्थ को के जस्टिफिकेशन के नजरिए से रखती है, और फिर आपको वो ये करके उद्वेलित करके और चुपके से निकल जाती है। बिल्कुल, आपने कहा कि जो कहीं ना कहीं से लघु फिल्म के साथ प्रतिबद्धता भी जुड़ी हुई है। एक वर्ग वो भी है जो बिल्कुल उसको मनोरंजन के रूप में भी कुछ हम देखते हैं, आजकल शॉर्ट फिल्में बनाई जाती हैं। लेकिन जो है प्रतिबद्धता का सवाल, तो एक अरविंद मिश्रा पूछ रहे हैं कि ये जो शॉर्ट फिल्म है, इसको बनाने में जो आर्थिक क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें हैं जो सपना देख सकते हैं और क्यों ना देखें। मैं कहता हूं कि कई बार जो है
मुझे एक कहानी लिख करके अपनी बात कहनी है, एक कविता में अपनी बात कहनी है, एक लघु कथा में अपनी बात कहनी है, तो अगर मुझे लगता है कि एक शॉर्ट फिल्म में मैं उसको अगर बेहतर ढंग से कह पाऊं, तो आज के समय में क्योंकि जो ऑडियंस है वो पढ़ने से ज्यादा देखने में विश्वास करती है, तो ऐसे में इस पहलू पर भी आप थोड़ी अपनी बात रखें। आप इस दौर से अनुभव से गुजरे हैं कि कितना बजट लेके कैसे चले तो बन सकती है और अधिक से अधिक कितना में जो है भव्य भी हो सकता है। इस मसले पे बात पहले तो हाँ, आर्थिक जो अवलंब है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि पैसे का मसला या बजट का मसला कभी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। क्या आप जो चीज करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं उसको ना कर पाए और ना कर पाए। तो पहली चीज तो ये है कि हमारी जेब में अगर 5 रुपए है तो हम 5 रुपए में शॉर्ट फिल्म बना सकते। आज के दौर में जब ये जो एंड्रॉइड फोन्स हैं उसके कैमरे की क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हो गई है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे आ गए हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा ट्यूटोरियल लेके कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो चीज नहीं आ पाएगी जो चीज चाहिए। तो उसका जो तरीका है वो प्रोफेशनल ही हो सकता है। और फिल्म जो है बेसिकली जैसे कोई वो शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ये फिल्म का वो ड्यूरेशन और नेचर से भले वो अलग अलग हो, लेकिन प्रोसेस जो है वो सभी का एक ही है। तो अगर हमारे पास एक अच्छा कैमरा पर्सन है, हमारे पास एक अच्छा एडिटर है, हमारे पास अच्छा ये स्टूडियो है, तो हम बहुत अच्छी चीजें बना सकते हैं, अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। पैसे का जहां तक मसला है तो कई बार तो दोस्तों के साथ शेयर करके आप 5 से 7 लोग मिलके बना लीजिए। अगर मान लीजिए बेसिकली ये बजट तो वैसे भी मैटर इस पे करता है कि उस कहानी का कथानक क्या है, उसको ट्रीटमेंट कैसा देना है। अब अगर ये हाई ब्राउ कल्चर का जो ये सिचुएशन है और उसमें किसी 5 स्टार होटल का दृश्य है, तो 5 स्टार होटल तो आपको बुक करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसकी कीमत ज्यादा आएगी। लेकिन अगर यही चीज कहानी का जो पात्र है वो एक छोटे से गरीब परिवार से बिलोंग करता है या लोअर मिडिल क्लास से है या मिडिल क्लास से है या गांव से है, तो वहां पे फिर आपका जो खर्च है गांव वाले में खर्च बढ़ जाएगा नो डाउट, क्योंकि वहां आपको तमाम चीजें जनरेटर भी लेके जाना पड़ेगा। यहाँ अगर मेगा सिटीज में है तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बीच में दगा नहीं कर सकती, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्यादा कम लागत में काम चल सकता है। लेकिन सबसे पहली शर्त ये है कि अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं और इसको लेकर अगर सच में आप बहुत जज्बे के साथ इस फिल्म में आना चाहते हैं, तो 2 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। एक तो जिद होनी चाहिए, बिना जिद के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इवन हम सांस लेते हैं वो भी जिद का नतीजा है। बच्चा पैदा होने के बाद वो जिद में ही रोना शुरू करता है और फिर सांस लेना शुरू करता है उस प्रॉपर मैनर में, उसके बाद फिर उसकी आदत लग जाती है और वो बाद में सांसें लेता रहता है। मैं अपना निजी अनुभव बताऊं तो जिस समय मैं फिल्म शूट कर रहा था, आपको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ था उससे पहले ही कुछ दिन पहले। तो आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ मेरी यूनिट बहुत स्ट्रांग थी और हमने बहुत आराम से चीजों को 1.5 साल में चुकाया, संभाला। आप ARSDS कॉलेज का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने हमारी आधी समस्या को ARSDS कॉलेज में मतलब एक सूचना मैं दे दूं कि जो प्रतिभागी है कि इस फिल्म की जो शूटिंग आपने देखी है वो मेरे आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय में ही हुई थी। तो उसमें से बहुत से बच्चे भी वहीं के हैं। हाँ तो वही हुई थी। और जब ये बना रहे थे और इन्होंने हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानतोष झा जी से मिले, और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने भी पहली बार ये फिल्म देखी होगी। अगर देखी होगी तो अंत में उनकी भी 2 लाइन की टिप्पणी मैं चाहूंगा आपकी बातचीत के बाद। तो मैं बीच में ये इसीलिए इंटरप्ट किया कि ताकि हाँ, तो अब आप तो कई प्रोसेस है। कहने का मतलब ये कि
जैसे हम जिंदगी को जीते हैं ना, सुबह से शाम तक कई सारे काम, कई सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, उसको अर्जित करना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है, हम सीखते हैं, समझते हैं, और फिर धीरे धीरे चीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर एक प्रोसेस पे पहुंचाते हैं। अभी हम कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे तो हमने कहा ना कि ये छोटी सी फिल्म जरूर है 20 मिनट की, लेकिन इसमें हमने तकरीबन समझिए कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो ऑलमोस्ट हुआ है। तो ये जो टीम वर्क है, अब फिल्म की एडिटिंग हुई मुंबई में, फिल्म का एडिटर जो है वो मराठी है, हमको जो असिस्ट कर रहा था वो असम का है। तो ये जो ये है, तो उसके पीछे तो जाहिर सी बात है कि हमें मेहनत करनी पड़ी होगी ना, यूनिट को इकट्ठा करने में, लोगों को जोड़ने में। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना होता है कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं और वो आपका बैकग्राउंड उस काम से रिलेटेड नहीं होता, तो आपकी जो मुश्किल होती है, जितनी मुश्किल दिखती है उतनी ही मुश्किल नहीं होती है, उससे ज्यादा मुश्किल होती है। आपको हर मोर्चे पे अपने को साबित करना होता है। डीओपी जो है वो आपकी अलग परीक्षा ले रहा होता है, एडिटर अलग परीक्षा ले रहा होता है, एक्टर अलग परीक्षा ले रहे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले इम्तियाज अली साहब से इनकी इरफान साहब की बात हो रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा। मतलब हमें उससे ये लगा कि इम्तियाज अली भी मेरी ही तरह है, और उनका भी जो पूरा भटकाव रहा है और अंत में वो जहाँ पहुंचे हैं। तो जो लोग डिग्री लेके नहीं आते फिल्म मेकिंग में, वो डिग्री वाले से ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए कि उन पे ये दबाव होता है कि उनको हर मोर्चे पे जो लोग हैं वो एक प्रश्न या कहिए संशय की निगाह से देख रहे होते हैं कि क्या इस चीज की उसको समझ है या नहीं है, उस चीज की उसको समझ है या नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है उसमें बजट का है। तो बजट आप खुद से, मतलब आपको अपना थैली देखना पड़ता है। अब जैसे मेरे पास बहुत कम बजट था, मैं चाहता तो इसके लिए मैं एक सेट बनवाता। आप ये ARSDS कॉलेज से संपर्क नहीं करता, अगर मेरे पास उतना बजट होता तो मैं एक सेट बनाता कॉलेज का और उसमें एक क्लासरूम बनाता और फिर हम उसको शूट करते। तो कुल मिला के जहां चाह वहां रहा वाला मसला है, बजट कोई खास मैटर नहीं करता है। हाँ, थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती कि वो आपके काम को रोक दे या आप जो करना चाहते हैं वो कर ना सके। वो सिर्फ फिल्म के मसले पे नहीं, तमाम चीज। मतलब कि आपके भीतर जुनून हो, जुनूनी हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और दिनकर की पंक्ति है ना कि ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता। तो मैं कई लोगों को, मैं अविनाश दास को जानता हूँ जिसका फिल्म का कखहरा नहीं था, और वो फिल्म वो भी, उन्हें भी हमने एक सेशन में रखा है, आगे वो भी आएंगे, अगले सप्ताह बोलेंगे। तो ऐसे कई, अनुराग कश्यप हुए, बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि जो सिर्फ अपने जुनून के बल पर गए और उन्होंने ही कुछ नया दिया। और मुझे तो कई बार लगता है कि 90 के दशक में जो पूरा का पूरा एक ऐसा कंटेंट का स्तर पर, कहानी का स्तर पर जो घालमेल हुआ, गीत के स्तर पर जो घालमेल हुआ, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, और ऐसे ऐसे फिल्म जिसको देख के आज हंसी छूटती है, उस समय हम भी रुआसे होने का नाटक करते थे, हो जाते थे। तो कई बार हो सकता है वो टीन एज का कुछ दोष हो, लेकिन आज वो हम नहीं उसमें रो सकते। तो ऐसे में जाहिर है कि वो चीजें जो है, चीजें बदल रही है। एक और प्रश्न है कि क्या ये OTT और मल्टीप्लेक्स के जमाने में शॉर्ट फिल्म जो है कितनी अहमियत रखती है? आपने काफी बातें कही है, तो इस पर और थोड़ा जो है OTT का कुछ कहना चाहे, कमेंट करना चाहे। मैं मानता हूँ कि ये खासतौर से जो नए लोग हैं, जो प्रतिभावान हैं और जो सच में इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एक तरह से बहुत बड़ी मदद है, अगर नियत में खलल ना हो तो। ये बात मैं स्पेशली इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि दरअसल अभी आपने 90 के दशक वाली जो बात कही, तो वो जो दौर था उसमें पूंजी हावी हो गई थी कंसेप्ट की, कहानी पे। फिल्म के आर्ट और क्राफ्ट दोनों भी उस समय जो था वो पूंजी हावी था। अनुराग कश्यप की जो महत्ता है या श्याम बेनेगल जैसे लोगों की महत्ता है, वो
सबसे बड़ी चीज कि इन लोगों ने पूंजी को हावी होने से रोकने की कोशिश की, एक, या फिर पूंजी को इग्नोर किया, उसके दबाव को कंधा झटका किनारे किया और अपने काम पे फोकस किया। तो ये जो चीज है, अब ओटीटी के जमाने में दूसरी चीज ये है कि लॉबी, फिल्म इंडस्ट्री भी एक मंडली है, उसमें नए आदमी की एंट्री हो तो जाती है, क्योंकि वहां पे ठीक है टैलेंट की महत्ता है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। ओटीटी जो है वो आपको उस बीच का जो स्ट्रगल पीरियड है ना, जिसमें आपको संपर्कों की बाट जोड़नी पड़ती है या फिर संपर्क बनाने पड़ते हैं, तो उससे थोड़ी सी आपको फुर्सत देता है और आप अपने कंटेंट के माध्यम से उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। अगर आप जैसे मसलन प्रोड्यूसर है, अब अगर मैं जाऊं और मैं कहूं कि मेरे पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, मैं जाके अभी उनको कहूं, उनको आइडिया पिच भी कर दूं, फिर भी उनको मुझ पर भरोसा करने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि वो मेरे काम से वाकिफ नहीं। तो मैं किस तरह से ट्रीट करूंगा, अभी चीजें कागज पे हैं, वो सेल्यूलाइट पे कैसी होंगी, जब हम उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, तो इन चीजों को लेके वो संशय में रहेंगे। लेकिन मान लीजिए मैंने 4-5 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं और वो सुविचारित हैं, पूरी ईमानदार तरीके से बनाई गई हैं, तो फिर मैं अगर उनको वो लिंक शेयर कर दूं, या मैं उनसे बात करने जाऊं और वहां पे कहूं कि एक छोटी सी फिल्म है, आप देख लें, तो उनको जो बात में 2 घंटे बैठ के पिच करता और समझाने की कोशिश करता, पता नहीं वो समझते कि नहीं समझते, वो उस 20 मिनट 10 मिनट की फिल्म को देख के समझ जाएंगे कि क्या ये जो आइडिया लेके आया है, उस आइडिया को जब ये इम्प्लीमेंट करेगा तो उसका अंतिम जो है वो कहाँ तक जा सकता है। तो ये जो है ये एक अवसर के तौर पे है, हालांकि इसका बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है। हम सब जो है वो लाइक और शेयर के दबाव में अपने जो इरादे हैं उससे भटक जाते हैं, तो इरादे को मजबूत रखना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो अच्छा, उसको एक प्रश्न जो है आयशा जी का है, और उनका प्रश्न आपकी इस फिल्म से है, और उनका जो उन्होंने जो कहना चाहती है, जो मैं थोड़े विरोमन में है तो जो मैं पढ़ सका, वो ये कहना चाह रही है कि क्या जो मॉडर्निटी का जो संबंध है, जो अनावरण होना, नकाब उतारना जो है, यही क्या महिलाओं की आजादी का सिंबल है? जबकि हम देखते हैं कई बार कुछ लड़कियां जो नकाब पहनती हैं स्वेच्छा से, लेकिन वो ड्राइव करती है, सब कुछ करती है, मानसिक रूप से बहुत अपडेट होती है। तो क्या मॉडर्न होना जो है ये सिर्फ नकाब उतारने से ही कोई, मतलब वो सिर्फ बाहरी है या मेंटल भी है? मुझे लगता है ये प्रश्न मैं जोड़ दूं इसी के साथ। एक बार नागार्जुन से किसी ने प्रश्न किया था कि आप जो है किसे प्रोग्रेसिव मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक से एक प्रोग्रेसिव जो लोग हैं, एक से एक कामरेड हैं, और अपने बच्चों की शादी में दहेज लेते हैं तो मैं उसको 0 पॉइंट दूंगा, और अगर कोई चुटियाधारी है, धोतीधारी है, लेकिन अगर वो पैसा नहीं लेता है तो मैं उसको 100 में 100 नंबर दूंगा। तो मैंने जोड़ दिया ताकि आपको और सहूलियत हो। तो क्या जो है ये जो प्रोसेस है, या फिर जो हमारे दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में होता है, उसी का सिंबल हमारी जो है पहनावा, हमारा रहन सहन भी होता है? थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालिए। मैंने पहले भी एक बात कही थी, डॉगमा धर्म से भी ज्यादा खतरनाक होता है, परंपरा से भी ज्यादा खतरनाक, और विचारधारा से भी, अगर खतरनाक की श्रेणी में रखें तो। दूसरी चीज होती है कि आदत, गुलामी जो है वो एक दिन की नहीं होती। सिमंद बउआ ने कहा भी था। मैंने कहीं इसमें वकालत नहीं की है कि नकाब उतार देने से ही आप प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, या नकाब पहन लेने से आप प्रोग्रेसिव नहीं रहेंगे। मसला यहाँ, मैंने उसके साथ हमारी फिल्म का जो टैगलाइन है, एक उतरता है तो कई उतरने लगते हैं, यहाँ मैं लेयर्स की बात कर रहा हूँ दरअसल। और ये चूंकि कहानी को किसी एक पर्टिकुलर इसमें रखना हमारा ये होता है, इसलिए वो सिर्फ एक मुस्लिम मुआशरे पे केंद्रित है। इसका मतलब वो सिर्फ मुस्लिम मुआशरे पे केंद्रित नहीं,
और ये जो नकाब है वो बेसिकली कपड़े का नकाब है भी नहीं। हम सब बहुत सारे नकाब ओढ़े रहते हैं पूरी जिंदगी, और हमें वो सब अच्छा लगता है। मसलन अगर किसी लोअर कम्युनिटी के व्यक्ति को हम अपशब्द के रूप में संबोधित करें, हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारी मानसिकता है, हमें बहुत मजा आता है। अगर हम किसी अपर कम्युनिटी के कमजोर व्यक्ति को उसके जो दबंग टाइप के जो उस समाज के लोग हैं उनकी आड़ लेके अगर उस कमजोर टाइप के व्यक्ति को हम दबा दे तो उसमें हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये जो अच्छा लगना है और बुरा लगना है वो क्या है? पहली चीज स्वेच्छा। ये शब्द जो है वो स्पेकुलेटिव शब्द है। सोसाइटी अपने आप में एक स्पेकुलेटिव टर्म है। समाज जो हम कहते हैं वो बेसिकली परिकल्पना है, एक कल्पना है। अब आप कहेंगे कि समाज कल्पना कैसे हो सकता है, हम तुम उसमें हैं। लेकिन जब आप बात सोचोगे तो बात समझ आएगी। तो चीजें जब दुनिया में जितनी भी हैं, आपका नाम श्रीधरम है, ये नेचुरल नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सोशल टर्म में एक संकेत शब्द दिया गया है श्रीधरम, जिससे जब हम उसको कहते हैं तो आपका बोध होता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो श्रीधरम ही है। हम पेड़ को पेड़ कहते हैं, ये स्पेकुलेशन है, हमने एक नाम दिया उसको आइडेंटिफाई करने के। तो ये स्वेच्छा जो है, हमने पहले कहा कि बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है। वो रोता किस लिए है? वो जब माँ के पेट में होता है तो वातावरण का जो दबाव है, वायुमंडलीय दबाव जो है वो उस पे नहीं है। जब वो बाहर निकलता है माँ की पेट से, तब वो वायुमंडलीय दबाव में आता है। उसके पास एक नाभि नाल है जो माँ से जुड़ा हुआ है, और बच्चे को भूख का बोध नहीं होता क्योंकि उसके पास वो अनइंटरप्टेड सप्लाई है फूड की। अब वो नाल काट देते हैं, उस पे वायुमंडल का दबाव पड़ता है, वो रोता है, हाथ पांव मारता है, बेचैनी महसूस होती है। लेकिन धीरे धीरे वो उसको एडॉप्ट कर लेता है। अब उसको समझ में आ गया है कि वो रोएगा तो लोग समझ जाएंगे कि इसको भूख लगी है, उसको दूध दे दिया जाएगा। उसके समझ में आ गया कि वो कितना भी हाथ पैर मार ले, ये जो दबाव है उसके शरीर पे वो कम नहीं होना है, तो वो इसको एंजॉय करने लगता है। अभी हम आपके बदन पे 10 किलो का वजन डाल दें, अगर आपको वजन उठाने की आदत नहीं है तो आप हाँफने लगेंगे, आप घुटने के बल बैठ जाएंगे। लेकिन आपसे बहुत ही दुबले पतले और नाटे कद के किसी मुठिया को आप अपने देखिए, वो पूरे 1 क्विंटल का वजन जो है वो अपनी पीठ पे बड़े रिलैक्सली लेके चल रहा होता है। अब कहेंगे वो एक दिन में उसने 1 क्विंटल उठाना शुरू किया है? नहीं, वो सतत धीरे धीरे वो प्रक्रिया बढ़ती हुई उस पे वजन बढ़ा के वहां तक ले गई है, और अब 1 क्विंटल उसके लिए सहज है, सामान्य है। तो वैसे ही हमारी जिंदगी में तमाम चीजें, इवन हमारी भाषा जो है वो कहाँ से आती है? एक एक शब्द हम सीखते हुए तो यहाँ तक आते हैं। हम जो भी एक्ट करते हैं, ये बोलना अच्छा है, वो बोलना बुरी बात है, किस बात पे मुस्कुराना चाहिए, किस बात पे गुस्सा होना चाहिए, ये तमाम चीजें हमने सीखी हैं। तो जो चीजें हमने सीखी हैं वो स्वैच्छिक कैसे हो सकती हैं? लग सकती हैं ना। तो इस फिल्म में भी हमने ये नहीं कहा कि नकाब खराब है, हमने तो कहा एक बार हटा के देखो। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट जो है करेक्टर की, जो उसमें नज्म के माध्यम से कहा है, वो सिर्फ एक सेंटेंस है कि इसको हटा के एक बार देखो। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से वो तुम्हारी इच्छित चीज है, तुम्हारी मर्जी है, तुमको अच्छा लगता है। कहा एक नंगा व्यक्ति है, उसको कपड़ा पहना दें अगर अचानक से तो उसको अटपटा लगेगा। हम आप कपड़ा पहनते हैं, बचपन से पहनने की आदत है, अचानक से आप हमारा कपड़ा हटा ले, हमें अटपटा लगेगा। तो गुलामी भी ना एक जेवर है एक्चुअली। वो हमको आदत पड़ी हुई है, अगर लगातार वो हमारे गले में अगर गुलामी का तौक डाल दिया जाए तो हमको वो कुछ दिनों के बाद ऑर्नामेंट लगने लगता है। रामोजी फिल्म सिटी में एक मतलब प्रसंगवश बता रहा हूँ, हालांकि इसका कोई यहाँ पे ये नहीं है। रामोजी फिल्म सिटी में जब हम गए तो वहां पे हम लोगों के साथ एक शर्त थी कि वो जो पट्टा मिलता है ना आइडेंटिटी कार्ड वाला, वो गले में लटका के आपको एंट्री गेट पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी।
तो अब कभी जिंदगी में आदत नहीं थी पट्टा लगाने की, तो वहां पे बड़ा ऑकवर्ड फील होता था। तो वो इन नहीं करने देते थे, फिर आपको पॉकेट से वो निकाल के दिखाना पड़ता था, और वो उस बहुत ज्यादा जो इंस्पेक्टर था उसको बहुत बुरा लगता था कि पॉकेट में रख के क्यों लाते हो, गले में लटका के क्यों नहीं लाते। और अब ये मुझे अटपटा लग रहा है, वहीं पे बहुत से लोग थे वो पट्टा लटका के ऑफिस के अंदर ही नहीं, जब वो ऑफिस से बाहर निकल गए सब्जी खरीद रहे हैं तो वहां पे भी उनके गले में पट्टा लगा ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो स्वेच्छा से कर रहे हैं ना, लेकिन वो स्वेच्छा है कितना है, वो तो ये सारा मैटर जो है वो बेसिकली स्पेकुलेटिव है कि हमको हमारी परवरिश ही इस अंदाज में की जाए कि चीजें जो चीजें हमको हम पे ला दी जाए। मसलन एक बहुत पुराना मुहावरा है क्या, कहानी है, लोकोक्ति टाइप की है कि एक लीडर ने कहा कि हम गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, जिनको बड़ी जाति के लोग दबा के रखते हैं, हम चाहते हैं कि वो उनके सामने तन के खड़े। अब एक दिन हुआ कि उस नेता का काफिला जो है वो रोड से गुजर रहा है। अब रोड पे 2-4 भैंसें आ गई अचानक से, तो वो जो भैंस को चरा रहा था वो बंदा डर गया कि वीआईपी पासिंग हो रही है, उसमें अगर सामने से अब भैंस, तो पूरा कारकेट तो रुक गया, तो वो डर से थर कांप रहा था और वो किनारे में जाके छुप गया। वो नेता उतरा, उसको कहा बुला के लाओ, उसको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाया उसको, उसका डंडा छीन के उसको 3 डंडे मारे और कहा कि पता है तुम्हें मैंने क्यों मारा? उसने कहा भैंस को हमने मतलब हटाया नहीं रोड से, इसलिए आपने मारा। कहा नहीं, इसलिए नहीं मारा कि तुमने भैंस को नहीं हटाया, मैंने इसलिए मारा कि तुम डरे क्यों। अब मसला यहाँ पे अच्छा लग सकता है सुनने में कि देखो वो कितना ये कर रहा है, लेकिन मसला उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि मारा। मुमकिन है कि अगर वो आ जाता और बिना डरे वहां से हटा भी लेता तो भी उसको मारता, कहता पहले रखा क्यों, और नहीं हटाया तो मारा। अब उसका असली मोटिव क्या था, ये हम और आप किस तरह से समझ सकते हैं कि वो चूंकि भैंस को नहीं हटाया इसलिए उसको मारा गया, और अगर उसको इस बात को वो कहता तो सच में उसको बुरा लगता, या लोग जो थे उसके सामने में उनकी छवि जो है वो धूमिल होती कि देखो गरीबों की बात करता है और गरीबों को मारता है। लेकिन अब उसने उसको मारा भी और वाहवाही भी लूट ली कि देखो मारा किस लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक कि आयशा जी को सवाल का जवाब मिल गया होगा। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही जो है सिंबॉलिक और जो उदाहरण सहित ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से चीजें होती है। मैं अपनी बात, अपना ही उदाहरण दूं कि मैंने 12वीं क्लास तक अंडा नहीं खाया था, तो पहली बार जब अंडा खाया तो वोमिटिंग हुआ, दूसरी बार खाया तो वोमिटिंग हुआ, तीसरी बार खाया तो वोमिटिंग हुआ। तो उसके बाद तो ये हुआ कि खाने लगे तो 10-10 एक बार में खाने लगा। लेकिन तो कई बार ये होता है, मेरे 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 एक दादाजी थे, उन्होंने कभी लहसुन नहीं चखा था। एक बार मैं गलती से उनको चटनी आए दिल्ली खिला दी तो वहीं खाए और वोमिटिंग तुरंत हो गया। तो कहीं न कहीं से ये जो चीजें आपने कही कि हमारे भीतर जो होती है उस पर हम न सोचते हैं, न सोचना चाहते हैं, और बिल्कुल जो है हम वो कर्ण के कवच की तरह जो है हम इसको जन्मजात मान लेते हैं। एक टिप्पणी है मोहिनी जी का, उन्होंने फिल्म पर टिप्पणी की है। संक्षेप में मैं कह दूं कि जो ये फिल्म आपकी है ये केंद्रीय महिला चरित्र जो है उसके स्त्री मन में दुविधा और जो संघर्ष है उसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। जो फिल्म की एंडिंग है वो बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है, सब कुछ बता देती है। और फिल्म ने मुझे जो है मुगल आजम की वो पंक्ति याद दिलाई कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या। और ये फिल्म जो है आजादी और बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने ये भी लिखा है कि फिल्म मेरे दिमाग में जो कमला दास सुरैया की याद दिला दी। तो हार्ड हिटिंग मूवी। तो हाँ, उन्होंने अंग्रेजी में, तो मैंने इसको जो है जितना हिंदी समझा मैंने जो है ये सामने रखा। एक आध प्रश्न और करूंगा, बस अब हम अवसान की ओर ही जा रहे हैं। एक प्रश्न ये आप ये बताएं कि क्या लघु फिल्म जो है
समानांतर सिनेमा का विकल्प हो सकता है, क्योंकि आपने अभी कहा कि समानांतर सिनेमा वाले जितने लोग थे, जो उनकी फिल्मों का कहाँ हो प्रदर्शन। ठीक है, 1.5 घंटे की भी फिल्म बना रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है मान लीजिए सरकार की तरफ देखते थे, कुछ लोग दूसरे एनजीओ से सहायता लेते थे, क्योंकि एक बड़ा दर्शक वर्ग जब तक ऐसी फिल्मों को नहीं देखेगा, तब तक व्यावसायिक रूप से फिल्में सफल नहीं हो सकती है, और जो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं होगी तो लंबे समय तक जो है ये आप चला नहीं सकते। तो ऐसे में जो लघु फिल्म है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो कंटेंट तो वही है कि आप जो कहना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, वो आप उसको रख सकते हैं। तो क्या इसका विकल्प हो सकता है? एक बात। दूसरी बात, कुछ जैसे समांतर सिनेमा में कुछ लोग रहे जो प्रहलाद निहलानी और तमाम लोग जो वहीं के वहीं रहे, और दूसरी तरफ गए अगर तो भी उसको बचा के रखा। तो कहीं ना कहीं से ये फिल्मकारों के लिए एक सीढ़ी तो नहीं है कि पहले कुछ लघु बनाओ, फिर जो है कुछ आर्ट बनाओ, और फिर अंत में जो है मिल जाए तो वहां एक बड़ी बजट की फिल्म बना ले। तो ये नहीं, दो पार्ट है। इस चीज को लेके बहुत लंबी बहस होती रही कि कॉमर्शियल फिल्म क्या है और आर्ट फिल्म क्या है। और मतलब इंडिविजुअली मेरा मानना है कि कॉमर्शियल या आर्ट जैसा जो बैरिकेशन है, वो बेसिकली हमारे संप्रेषण में जो कहीं पे व्यवधान है, या हमारे अंदर जो खलल है, या हमारे अंदर जो चोर है, उसको छुपाने का एक बहाना जैसा है। क्योंकि वो राही मासूम रजा कहते थे ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो जंगल में अगर बहुत अच्छी फिल्म आप बनाइए और वो दर्शक तक नहीं पहुंचे, तो बहुत अच्छी फिल्म बनाने का मकसद क्या है? तो मोर का नाचना तो तभी अर्थपूर्ण होगा ना जब उसको नाचने के लिए नाचते हुए लोग देखें। तो उसके लिए जरूरी है कि आस्वाद बहुत मैटर करता है। और बात हमेशा रूखे अंदाज में ही कहने की क्या जरूरत है। व्यंजना शक्ति जो है वो किस काम की है? दृश्य जो है, दृश्य है। आप दिन भर में, हम सुबह से शाम तक हमेशा शब्दों में ही तो बात नहीं करते। हमारा अंदाज, हमारे बोलने का तरीका, हमारा लबो लहजा, हमें किसी को देखने का तरीका, किसी चीज पे रिएक्ट करने का तरीका, ये तमाम तो भाषा ही है, ये सब तो एक्सप्रेशन ही है। तो सिनेमा जो है वो आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, आपका थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो करता है। तो यहाँ पे चीजों को बहुत ज्यादा मतलब स्टैटिक होना अपने आप में एक बकौल मेरी निगाह, मतलब मैं जहां तक समझता हूँ कि ये निर्देशक की कमजोरी है। अब मुन्ना भाई MBBS कॉमर्शियल है या आर्ट मूवी? लगान कॉमर्शियल है या आर्ट मूवी? मणिरत्नम का वो रावण जो मूवी थी, वो आर्ट मूवी है या कॉमर्शियल? गुरु आर्ट मूवी है, कॉमर्शियल? तो बात इतनी सी है कि चीज भाई एक ही बात कविता में कही जाती है, वही बात उपन्यास में और कहानी में कही जाती है, वही बात गजल में कही जाती है। कविता आपको बोरिंग लगती है, कहानी जो है वो कहते हैं कि कहीं पे तारतम्यता की कमी है, उपन्यास में कहते हैं कि ये कोई कंसेप्ट नहीं था और ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाया, या लेखक जो है उसका भाव जो है वो बहुत उथला है। और वही उससे बहुत हल्की बात आपने गजल में कही और लोग कहे वाह वाह क्या मिसरा है, क्या शेर कहा है, ये तो नायाब शेर है। बिल्कुल। चीजें सभी में एक ही थी, बदला था सिर्फ अंदाज, शिल्प बदला था। तो अगर शिल्प, अब मान लीजिए कि हर बात हम बहुत गंभीरता से सोचते हैं। मान लीजिए मैंने डॉगमा की बात कही, अब मैं यही बात अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो विज्ञ लोग हैं। अब यही बात मैं इनसे निकल के अगर जाके किसी चौराहे पे कहूँ कि डॉगमा से लोग मुक्त नहीं हो पाते, तो वो क्या कहेगा? बिल्कुल। तो अगर उस तक बात पहुंचानी है तो उसकी भाषा में कहेंगे ना। बिल्कुल। तो और
अगर आप ये करने में सक्षम नहीं है कि, तो फिर आप अपना दर्शक डिसाइड कीजिए। बिल्कुल। तो गलती दर्शक की नहीं है, जब उसकी भाषा में, उसके अंदाज में आप उसकी बात कहेंगे तब समझ में आएगी। आपको अपनी बात कहनी है ना, कहिए, लेकिन उसके तरीके से वो समझ सके, ऐसे तरीके से कहिए, तो ये हो जाएगा। रही हाँ, शॉर्ट फिल्मों को आप उस तरह का माध्यम हम नहीं मानते। अब तो उसका कमर्शियलाइजेशन हो गया शॉर्ट फिल्मों का भी। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है वो शॉर्ट फिल्में खरीद रही हैं। ये नकाब भी कुछ दिनों के बाद एक 2 स्क्रीनिंग करने का इरादा है दिल्ली में, उसके बाद वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी, बातचीत चल रही। तो अभी जो आपने अपने कहानी डिपो के माध्यम से लिंक भेजी है, वो कहाँ पर है अभी ये फिल्म? वो तो फिल्म फ्री वे पे है, वहां से हम फिल्में जो है ना वो फिल्म फेस्टिवल्स में वहीं से भेजा जाता है। तो क्या वो माने वहाँ आम पब्लिक भी जो है देख सकती है वो मूवी? नहीं, वहाँ नहीं देख सकती। वहाँ नहीं देख सकती। नहीं, वो शर्त ही यही है कि वो कमर्शियल यूज के लिए, इसीलिए मैंने वो एक्सेस देंगे तो देख सकते। नहीं, मुझे लगता है कि बातें तो बहुत हो सकती है और बहुत उसका अंत नहीं है। आपने समय दिया और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप काम करें, अच्छा काम करें। काम चल रहा है, जल्दी हम सूचित करेंगे नए काम से। और कुछ न कुछ आप कर रहे होंगे, क्योंकि फिल्म वाले, हम लेखक और फिल्म वाले में ये मूल अंतर होता है कि अगर एक प्रोफेसर एक आर्टिकल लिखता है तो वो 1000 जगह बोलता है कि मेरा आर्टिकल वहां छपा है। एक कहानीकार की अगर एक कहानी रचना छप जाती है तो वो बस, लेकिन फिल्म वाले जो है अचानक धमाका करते हैं, क्योंकि उसके साथ क्योंकि वो हम पहले दिन से अगर प्रोसेस के बताना शुरू करेंगे तो सुनने वाले थक जाएंगे। 3 साल 4 साल लगता है, बातें ठंडी न हो जाए। तो इसीलिए जब वो आप देखते होंगे कि ओपनिंग करते हैं तब से फिल्म रिलीज तक चर्चा बना के रखते हैं। कभी कोई हीरोइन को कभी कुछ इस तरह से घटना घट जाती है, कभी हीरो के साथ घटना घट जाती है, उस बीच में काफी चीजें होती है और सब कुछ प्रायोजित होती है। आप ऐसा कुछ प्रायोजित नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि जो आप जो भी काम करेंगे, हमने अपना रास्ता बहुत चुनौतीपूर्ण खुद चुना है, इसीलिए कभी भी मैं इन चीजों को लेके परवाह नहीं करता। और हमारी एक हमने अपने लिए एक जो मार्ग तय किया है, हम फिल्म में, साहित्य में या जिस भी जगत में रहें, मार्ग वही रहेगा। नहीं, बिल्कुल आपका जो है समाज के प्रति जो एक दृष्टिकोण है, दायित्व है, एक नजरिया है, वो कायम रहे। और कितना भी बाजार में होकर के भी आप जो है बाजारीकरण से बच सकें, बाजारू तो ना होंगे ये तो हमें पता ही है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। मैं चाहूंगा कि अगर हमारे आदरणीय प्राध्यापक प्राचार्य महोदय प्रोफेसर ज्ञानतोष झा जी अगर हैं तो जुड़े, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में आपको बहुत सहयोग दिया है। वैसे वो सबको सहयोग करते ही रहते हैं और एक टीम वर्क के रूप में जिस तरह से वो सहयोग करते हैं, आप कुछ भी लेकर जाइए उनके पास, बहुत प्रभावित, हौसला अफजाई करते हैं हम अध्यापकों का। धन्यवाद श्रीधरम जी। जी जी जी, जी कैसे हैं? बस ठीक हूँ, आप बताएं सर कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। बहुत जमाने से मुलाकात का इरादा कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। वर्चुअल मोड में हम लोग मिल लिए, मिलेंगे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। आपका बहुत आभार। और आपकी फिल्म मैंने देखी, यद्यपि कि कहीं न कहीं उसकी निर्मिति में हम सब जुड़े रहे। बड़ा योगदान है, मतलब आप लोगों के बगैर तो फिल्म बन ही नहीं पाता। आपने हमारे कॉलेज में उसकी शूटिंग की थी, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इस प्रोग्राम में चूंकि ये फिल्म और समाज और शिक्षा को लेके ये रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है, तो मुझे लगा कि आपकी फिल्म दिखाई जानी चाहिए और आपसे कुछ सार्थक बातचीत की जानी चाहिए। और मैंने पूरा आपका सेशन मैं जुड़ा था, मैं सुन रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन अंत में एक टिप्पणी करूंगा कि बिल्कुल फिल्म और सिनेमा बाजार के बिना कहाँ संभव है श्रीधरम जी। और कल जिस बाजार और जिस उपभोक्तावाद की बात पचौरी जी कर रहे थे, तो उसको भी, वो भी एक सच है और उसको मानना चाहिए। समानांतर सिनेमा या लघु सिनेमा या
या सिनेमा के जितने भी फॉर्मेट हैं, जितने भी रूप हैं, और सिनेमा जो आप बनाते हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं बाजार की आवश्यकता तो सबको है, इसको बिल्कुल, नकारना नहीं जा सकता। बिल्कुल, वो एक टूल तो है ही ना। और अगर 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 ये बाजार इतना सत्य नहीं होता तो आज से बहुत साल पहले कबीर नहीं कहते कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, उधर जान लिया अपना चले हमारे साथ। तो बाजार तो एक सार्वभौमिक सत्य है, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। खैर, बिल्कुल सर, बाजार बहुत ही बस उसको अपने पे हावी ना होने दिया जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। बहुत सार्थक, सटीक और सारगर्भित बातचीत रही। बहुत मजा आया सुनकर के, और मुझे लगता है कि हमारे जितने प्रतिभागी जुड़े हैं, मेरी कोशिश है कि इस रिफ्रेशर कोर्स में हर रोज कुछ नया हम करें, कुछ नई बातचीत, कुछ नए विषय, कुछ नए लोग, हर तरह के और हर तेवर के लोग आपसे जुड़े। बिल्कुल, ये जरूरी है, इससे इसी की कोशिश है। अकबर रिजवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कॉलेज की ओर से आपका भी बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।